Young's and Schwartz theorem. Let f be a continuous function on some domain D which is subset of R2 to R such that both of its partial derivatives fx and fy are differentiable at point AB of the domain D. Prove that at point AB we have fxy and fyx equal. So when I'll write fxy, it means first I am taking derivative with respect to x and then taking derivative with respect to y. And when I write fyx, then it means first we are taking partial derivative with respect to y and then we are taking partial derivative with respect to x. So we are given that fx, fy are differentiable at some point AB. It means all their derivatives at point AB exists. So this implies fxx at point AB, fxy at point exists. So now consider the function hx is equal to f x comma b plus h माइनस एफ एक्स बी. अब ये फंक्शन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि ये फंक्शन क्या डिफाइन किया मैंने. अगर पिक्चर में देखें 3 डायमेंशन we take usually y in this direction, x in this direction, z in this direction, which is a function of 2 variables x and y. So function is defined over this domain D. So at every point in this domain I know the value of this function f. Let here is a point a comma b. So if this is point a comma b, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक इधर लाइन ड्रा कर दो और एक परपेंडिकुलर इधर ड्रा कर दो, then this length is in y direction, so this is y coordinate, so this is b. This is in x direction, so first coordinate is a, so therefore this distance is a. अब मैं कहता हूं कि suppose here is another point a plus h, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस a है, उसके बाद डिस्टेंस h है, तो इस पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो a प्लस h है. सिमिलरली यहाँ पे एक और पॉइंट ले लें b प्लस h, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज h. तो अब एक नया पॉइंट प्लॉट करें यहाँ पे, इसको इधर ज्वाइन कर दो, इसको इधर कर दो. सो दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स a प्लस h कोमा b प्लस h. अब यहां से ये वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो. ये जो लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दीज आर परपेंडिकुलर्स. इस लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर दो, इनको डार्क कर लो,
तो मेरे पास एक स्क्वायर आ गया जिसकी ये वाली साइड भी h है, ये वाली साइड भी h है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरी लाइन पे मैं y की डायरेक्शन में जा रहा हूं, यहां से चल रहा हूं y की डायरेक्शन में। x कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग ऑन दिस लाइन, सो x कोऑर्डिनेट ऑलवेज रिमेन्स a, so it means this point has coordinates a comma b plus h. Similarly, if I travel on this line, I am now going in direction of x-axis. Y coordinate is not changing. तो y कोऑर्डिनेट इज फिक्स्ड, y कोऑर्डिनेट इसमें कितना है b, तो हर पॉइंट में y कोऑर्डिनेट b रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे a है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट a प्लस आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a प्लस h कोमा b। A new function h from this interval a to a plus h to r as. So this new function is defined as follows. So hx is equal to f x comma b plus h minus f x comma b। ये मैंने h फंक्शन डिफाइन किया है ऑन दिस इंटरवल a टू a प्लस h। तो सो a से लेके a प्लस h तक ये वाली लेंथ है। अब इस लेंथ के बीच मान लीजिए कोई पॉइंट x है, तो इस x पे इस कैपिटल H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एच एक्स। तो वो वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू मैं कह रहा हूं कि इसको अब y के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो। लाइन ड्रा कर दी, ये इस स्क्वायर को दो बार कट की, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे। लेकिन जो ये दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स इस डोमेन का पार्ट हैं, और इस डोमेन पे f फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे मैं f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, इस पॉइंट पे f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x कोमा b प्लस h। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a कोमा सॉरी x कोमा b। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू माइनस इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को कह दो फंक्शन h की वैल्यू एट दिस पॉइंट। सो डिफाइन एच एक्स इक्वल टू एफ इवेल्युएटेड एट पॉइंट x कोमा b प्लस h, वो ये वाला पॉइंट है, f को यहाँ कंप्यूट कर दिया, माइनस एफ एक्स बी, f को यहाँ कंप्यूट कर दिया। ये देखिए कि ये जो h फंक्शन है, इस पे मैं लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाने जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि h इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन दिस इंटरवल a टू a प्लस h। इस इंटरवल पे क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि जो मैंने इंटरवल है वो डोमेन के इनसाइड लिया है। ये नहीं है कि फंक्शन का डोमेन यहाँ पे है तो मैं इंटरवल कहीं यहाँ पे ले दूं, तो फिर उस पॉइंट पे तो डिफाइंड ही नहीं होगा h। सो h इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस एट दिस इंटरवल a टू a प्लस h। अब दूसरी चीज मैं कहता हूं कि h इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a टू a प्लस h। वो भी मेरे को दूसरी कंडीशन दी हुई है, ये देखिए। अब fx जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, fx मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। f का जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, that is derivative of h with respect to x. If x exists, it means its derivative with respect to x exists. तो ये दूसरी लाइन लिख दी। अब Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि if a function is continuous in some interval and differentiable in open interval, then fb minus fa over b minus a is equal to
वैसे एफ डैश सी होता है, और मैंने कुछ दिन पहले आपको ये भी बताया था कि वो सी को रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस थीटा एच से, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो मैं वो डेफिनेशन लगाता हूँ। देन एच बी, बी ए प्लस एच है, एच बी माइनस एच ए ओवर बी माइनस ए प्लस एच माइनस ए करेंगे डिवाइड बाई एच आएगा। तो मैं इधर लिख लेता हूं इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट ए प्लस थीटा एच डैश एट पॉइंट ए प्लस थीटा एच वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये सारी वैल्यूज एफ में कन्वर्ट कर लेंगे। एच ए प्लस एच कितना आएगा, यहाँ पे एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट कर देंगे। एच ए कितना आएगा, एक्स की जगह दोनों बार ए, एक बार ए प्लस एच पुट करेंगे, एक बार ए और ए पुट करेंगे। मेरे पास टोटल 4 टर्म्स आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ एफ। तो इधर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो है पार्शियल डेरिवेटिव, इधर एफ एक्स आ जाएगा, और इस साइड पे 4 टर्म्स आएंगी। तो मैं ये लिखता हूं कि सो दिस इंप्लाइज, सो वी हैव एफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच b, so this is h of a plus h minus h a, तो इधर a कर देना है, तो f a b plus h minus f a b, ये चीज आ जाएगी। this thing is equal to f x at point a प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच इंटू बी। सो एक बार दूसरा कोऑर्डिनेट b प्लस एच है, बार बार मैं के लिख देता हूँ, सो इट इज b प्लस एच। सो एक बार कोऑर्डिनेट b प्लस एच है और एक बार कोऑर्डिनेट b। ये जो लिखा है एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ए बी प्लस एच, तो इस सारे में h इज द ओनली वेरिएबल। तो इसको सारी चीज को इकट्ठा मैंने लिख लिया है फाई एच एच, और इधर वाली चीज को h टाइम्स एफ एक्स एट पॉइंट ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी। तो अब 1 बाय 1 ये दो चीजें कंप्यूट करते हैं। अब मैं वो डेफिनेशन लगाऊंगा कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल सिंस fx is differentiable at AB, so we have fx। अच्छा, यहां पे हमने लिखा था a प्लस एच कोमा बी प्लस के, वो h के जो है वो अपनी चॉइस के हैं। तो इस बार क्योंकि मैंने इस चीज की वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो मैं a प्लस एच बी प्लस के की जगह पे ये वाली चीज लिख लेता हूं। सो a प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस के की जगह पे b प्लस एच। तो पहले से ही है मेरे पास एफ वाई एट ए बी इज इक्वल टू एप्सिलन एच प्लस ईटा के। सो एप्सिलन एच, एच की जगह पे थीटा एच है, एप्सिलन थीटा एच प्लस ईटा के की जगह पे एच है, वेयर एप्सिलन ईटा टेंड टू 0 0
when h के टेंड्स टू 0 0 लिखते हैं, तो अब दोनों जगह पे h है तो मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ when h tends to 0. So when h tend to 0, theta h will also tend to 0. So 0 multiply anything is 0. तो अब मेरे को ये बताइए कि ये डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन बिल्कुल इसके साथ मैच हो गई कि नहीं. पहले इधर देख लीजिए क्या था. यहाँ डिफरेंशियबिलिटी में हम लिखते थे f is differentiable if I can write f a plus h b plus k minus f a b minus h times f x, कि जो f है उसका पहले x के साथ डेरिवेटिव किया है फिर y के साथ डेरिवेटिव किया है. अगर मेरे पास पहले यहाँ पे x लिखा होता तो मैं पहले x के साथ डेरिवेटिव करता तो f x x मतलब 2 बार डेरिवेटिव हो जाना था. फिर यहाँ पे y के साथ डेरिवेटिव करने से f x y आ जाना था. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, ये वाली चीज़. अब मेरा काम क्या था कि ये जो फाई एच एच है इसके ये 2 कंपोनेंट्स है, एक ये और एक ये. इन दोनों की वैल्यू कंप्यूट करनी थी. एक की वैल्यू तो मैंने ये कंप्यूट कर दी है एफ एक्स एट ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच. बिल्कुल सिमिलरली मैंने अब इसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है एफ एक्स ए प्लस थीटा एच और बी. तो अब मैं कहता हूँ कि नाउ we shall compute f x a plus theta h कॉमा b. मैं जरा आपको सिंगल वेरिएबल की डेफिनेशन रिवाइज करवा दूं. f x is differentiable if, ये क्या डेफिनेशन होती है, ये है कि लिमिट f x प्लस h माइनस एफ एक्स ओवर h टेंड टू 0 एग्जिस्ट्स. और जितनी ये लिमिट आए उसको कहते हैं दिस इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f डैश x. तो ये बताया था कि अगर हम 1 मिनट के लिए ये लिमिट को यहाँ से हटा दें तो ये 2 चीज़ें इक्वल नहीं होंगी. तो उनको इक्वल करने के लिए वहाँ पे कोई एप्सिलन ऐड कर दिया था, फिर h से मल्टीप्लाई कर दिया था. तो मैंने ये कह दिया था दिस थिंग इज सेम एज इफ आई राइट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू h टाइम्स f डैश x plus h times epsilon, where epsilon tend to 0 as h tend to 0. तो ये वाली डेफिनेशन 1 वेरिएबल को ही एक्सटेंड करके वो 2 वेरिएबल की डेफिनेशन आई थी. अब मैं ये वाली 1 वेरिएबल की डेफिनेशन यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना. Since fx is differentiable at ab, so by definition of differentiability we have this thing. पहले एफ एक्स प्लस एच. अब वो एक्स प्लस एच लिखने की बजाय मैं, क्योंकि ये कंप्यूट करना है, ए प्लस थीटा एच कर देता हूँ. सो दिस इज फंक्शन एज इट इज एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी माइनस वैल्यू एट एक्स. एक्स का मतलब ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, अगर मैं a पे वैल्यू कंप्यूट करनी है तो यहाँ एफ ए आ जाएगा. सो दिस इज एफ ए मीन्स एफ एक्स एट ए इज इक्वल टू, दूसरी साइड में क्या आएगा, h टाइम्स एफ डैश, h टाइम्स
एफ डैश मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब एफ एक्स एक्स एट पॉइंट ए बी प्लस एच टाइम्स एप्सिलन। सो वेयर, अच्छा एप्सिलन क्योंकि मैं पीछे भी यूज कर चुका हूँ एप्सिलन ईटा, तो मैं यहाँ पे एप्सिलन 1 लिख लेता हूँ। वेयर एप्सिलन 1 टेंड टू 0 एज एच टेंड टू जी, क्योंकि यहाँ पे थीटा एच है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे थीटा एच लिखना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू थीटा एच। तो अब So now we are to subtract equation 2, which is this equation, from equation 1. So equation 1 is this equation. So let us subtract term by term. So fx a plus theta h comma b plus h minus this term fx a plus theta h comma b. This term is cancelled with this term, and in this side of equality I have two terms, epsilon theta h plus eta h plus epsilon theta h plus eta h, and I have to subtract these terms. So this I have already cancelled with one term of equation 1. So here I will get minus theta h epsilon 1 only. So this is the result after subtracting equation 1 from equation 2. We have to substitute value of this expression here. So this is fx a plus theta h comma b plus h minus fx a plus theta h comma b. So let us substitute the value of this expression here, and notice that in this equation we have one h is common from each of the terms, and one h is here, so total we shall get h square here. So on the next page I'll rewrite this whole expression with value of this bracket replaced by this expression which we have just computed. तो देखिए क्या आएगा हमारे पास. After substituting value of this expression from this equation we have just computed, we get this result. So this result, along with this condition that when h tend to 0 we must have epsilon tend to 0, eta tend to 0, and epsilon 1 also tend to 0. So we call this equation as equation 3. We shall repeat the whole process by considering a new function gy is equal to f a plus h comma y minus f a y. So recall that we had started from this function. We defined a function h from interval a to a plus h, and we took hx is equal to f
x कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स बी। तो मैंने कहा था कि अगर x इस एक पॉइंट है फ्रॉम a to a plus h, the value of h at this point can be obtained by drawing this line parallel to y-axis and see the difference of the values of f at this point and this point. So compute f at this point and f at this point and see their difference. The difference is value of h at x. So now I am saying define a new function gy. So take a point y here. So y varies from b to b plus h. The value of new function g, so gy, so value of gy can be obtained if you draw one line parallel to x-axis and see the difference of f at these points. So these are the difference of values of f at these points give you the value of this function gy. So now consider this function gy with this y lies between b to b plus h. So again g is continuous on the closed interval b to b plus h, differentiable in open interval this, and again use Lagrange mean value theorem and do this kind of calculation again. So finally we shall get this equation which I am going to write. So following result. So result will be this: f a plus h b plus h minus f a plus h b minus f a b plus h minus f a b. So left hand side equation will be same, and the right hand side we shall get this change. So h square times f yx at AB plus epsilon theta plus eta minus here epsilon 2 theta. Here we shall have different epsilon eta, so I can write epsilon dash eta dash with the condition that as h tend to 0 we have epsilon dash eta dash epsilon 2 all will tend to 0. So call this as equation 4. So this is my equation 4. So notice that the left hand side of equation 3 and equation 4 are same. So we divide both sides of 3 as well as of 4 by h square and then take limit h tend to 0 both sides. So from equation 3 we have phi h over h square. On dividing by h square I get these 1 2 3 4 terms: phi f x, and from equation 4 we have phi h over h square is equal to f
with the condition, with condition as h tend to 0, epsilon, epsilon dash, eta, eta dash, epsilon 1, epsilon 2 all tend to 0. So now take limit h tend to 0 both sides. We get limit h tend to 0 both sides of equation 5 and 6. So here this I write equation 5 and this I write equation 6. So when I take limit h tend to 0, so here epsilon, eta, epsilon 1, this thing will become 0. So from equation 5 I will get the limit of this expression is fxy at ab, and from equation 6 I will get limit of this thing as h tend to 0 is fyx at ab, and all these terms will become 0. So since left hand sides of both of these equations will be equal after taking this limit, therefore the right hand sides will also be equal. So we get limit phi h h over h square h tend to 0 is equal to f xy at ab as well as f yx at ab. This from equation 5 and this from equation 6. Hence our result is proved. Thank you.